नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय समर। आज हमारे साथ हैं जाने माने ज्योतिर्विद समीर उपाध्याय। हम इनसे जानेंगे कि विज्ञान के युग में ज्योति क्या है, राजनीति पर भी बात करेंगे, लोकसभा चुनाव चल रहा है, इस पर भी इनकी भविष्यवाणियों को सुनेंगे। समीर उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सन्मार्ग लाइव में। धन्यवाद। नमस्कार। आप सबसे पहले ये बताएं कि ये विज्ञान का युग है और इस विज्ञान के युग में के युवाओं को या मुझे भी बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, ज्योतिष है क्या? बेसिकली ज्योतिष शास्त्र अगर परिभाषा आप दें तो सबसे पहले उसके नाम से जो उसका शाब्दिक अर्थ निकलता है उसका संधि विच्छेद करिए। ज्योतिष प्लस शास्त्र मतलब प्रकाश दिखाने वाला शास्त्र। जहाँ तक विज्ञान की बात है तो ज्योतिष है क्या? ये जो 9 ग्रह हैं उनका पृथ्वी पर रहने वाले सजीव और निर्जीव सभी पर उन ग्रहों के पड़ने वाले प्रभाव का विवेचना कहिए, अध्ययन कहिए, इसके अंतर्गत किया जाता है। देखिए, एक बड़ी हास्यास्पद सी बात है कि हम लोग विज्ञान की बात करते हैं। या आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो मॉडर्न साइंस है वो तो अभी कुछ 100 साल पुराना है, लेकिन जब ज्योतिष की बात करते हैं तो इसकी चर्चा ऋग्वेद में जो लगभग 5000 वर्ष आसपास के लिखित ग्रंथ है उसमें उसकी चर्चा मिलती है। ग्रहों की, तारों की, नक्षत्रों की चर्चा मिलती है। और हमारा विज्ञान, आज का जो आधुनिक विज्ञान है, सिर्फ उन बातों को सत्यापित कर पाया है कि हाँ, ये जो लिखी हुई बातें हैं बिल्कुल तथ्यजनक है। ये दूरी पृथ्वी से चांद की इतनी है, इस ग्रह की इतनी, इस रंग का कलर ये है। अच्छा, ग्रह गणित का जहाँ तक बात है तो वो तो गलत हो नहीं सकता। अब इसमें एक समझने की बात है कि बराह मिहिर की बात करें, आर्यभट्ट की बात करें, उनकी जितनी भी बातें जो विज्ञान के संदर्भ में है उसे मॉडर्न साइंस एक्सेप्ट करता है कि ना, ये बिल्कुल ठीक है। ब्लैक होल की थ्योरी बोलें, सूर्य सिद्धांत की बात करें तो वो सब बिल्कुल सही मानते हैं। लेकिन जैसे उसी विद्वान ने जब कहा कि ज्योतिष के ग्रंथ की बात की, जब उसने उसी ग्रह के ज्योतिषीय प्रभाव की चर्चा उसने की कि सूर्य अगर प्रथम भाव में किसी की कुंडली होगा तो वो ऐसा होगा, उसको सिरे से खारिज कर दिया जाता है। तो ये एक मेरे हिसाब से एक सोची समझी रणनीति का ही हिस्सा है। ये एक तरह से इतिहास पहले से भी आप जानते हैं कि बड़ा विवादास्पद विषय रहा है। किसी चीज़ की मान्यता है, किसी चीज़ की मान्यता नहीं है, तो वो लेखकों के हिसाब से चलते हैं। तो मेरा मानना ये है कि ज्योतिष विज्ञान है जिसमें ग्रह गणित की बात आती है, गलत नहीं हो सकता है। और मानव जीव के ऊपर प्रभाव की बात करें तो देखिए, आप ये मानते हैं कि ज्वार भाटा का जो प्रभाव है, सूर्य और चांद का प्रभाव पड़ता है, प्रकाश संश्लेषण पे सूर्य का प्रभाव पड़ता है। तो जब पृथ्वी पर मौजूद जल सागर में उसके तरंगों में जब सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव आप देख सकते हैं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, आपके जो रक्त हैं उसमें जो केमिकल कंपोजिशन है और जो समुद्र में जो केमिकल कंपोजिशन है ऑलमोस्ट सेम है। तो आपके अंदर जो खून है, आपके अंदर जो जल की मात्रा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो अब ये सर्वमान्य है। अब ये एक्सेप्टेबिलिटी की जहाँ तक बात है तो वो थोड़ा सा अलग अलग है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ज्योतिष विज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं है, ज्योतिषी गलत हो सकता है। तो ये ज्योतिष एक चमत्कार का रूप ले लिया है अभी। हाँ, ये बाइट आपका बिल्कुल मतलब ये बुरा ना माने तो बाबाओं का जो बिल्कुल चल निकला है ज्योतिष चमत्कार। हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, जब आप किसी भी विज्ञान को, उसके सब्जेक्ट को पढ़ाई से दूर करेंगे, उसकी पढ़ाई होने ही नहीं देंगे। यहाँ पे तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, पीछे इंडिया सरकार में तत्कालीन जो HRD मिनिस्टर थे, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ज्योतिष को। हाँ, इलाहाबाद में भी पढ़ाया जाता है, बनारस में भी पढ़ाया जाता है। यूनिवर्सिटी में वैकल्पिक विषय के रूप में, ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लाया गया था और इस पर भी बहुत हो हल्ला हुआ। जो मॉडर्न जो साइंटिस्ट लोग थे उन लोगों ने कहा कि ये भगवाकरण हो रहा है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अब आप ये कह नहीं सकते कि ज्योतिष विज्ञान ने, जो आपका प्रश्न वहाँ घूमते हुए हम लोग पहुँच गए हैं, कि इसके लिए एक देश के प्रसिद्ध ज्योतिर्विद KN राव को कोर्ट जाना पड़ा। मुंबई कोर्ट पहले गए, फिर हैदराबाद कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए और तीनों से वो जीते। तो अब जब ये बात हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बात कह दी है कि ज्योतिष को आप सिरे से नकार नहीं सकते, इसकी पढ़ाई को आप रोक नहीं सकते, तो अब स्वाभाविक है धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ाई की बात आगे आएगी, क्योंकि आज़ादी से बाद से लेकर अब तक
जो हम लोग समय गुजारे थे उसमें ज्योतिष को सिर्फ धर्म कर्म और टोने टोटकों से जोड़ के ही देखा जाता रहा था। इसमें पढ़े लिखे लोगों की इंटरेस्ट संख्या कम थी और इतिहास लिखने वाले लोग भी अपने तरीके से इतिहास लिख रहे थे। तो जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे और उस सब्जेक्ट का रिसर्च नहीं होगा, उस सब्जेक्ट पे कुछ अध्ययन मनन नहीं होगा, तब तक आप तथ्यों को तो स्वाभाविक है जान नहीं पाएंगे, इसके गूढ़ रहस्यों को। तो ऐसे में अब तो ये क्लियर हो चुका है कि जब सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक नहीं लगा सकती है तो अब ये धीरे धीरे सर्वमान्य के रूप में लेकिन एक बात तो और सामने आती है कि जब दुनिया का कोई पत्थर मृत्यु शैया से उठा नहीं सकता बिल्कुल है, ठीक बात है। या रोक नहीं सकता हाँ, है, ठीक बात। ऐसे में ज्योतिष पर विश्वास, क्योंकि हाँ, ये पत्थर तो ज्योतिष ही पहनाते हैं, बिल्कुल। जो 9 ग्रह की बात आप कह रहे हैं, और 9 ग्रह से ही जुड़े हुए तमाम पत्थर होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए यहाँ पे एक बात उठ के आती है कि चिकित्सा शास्त्र की बात करें, क्या चिकित्सा शास्त्र में ऐसा कोई स्कीम है, ऐसा कोई अध्ययन है कि मृत्यु को रोक सके? तो इसका मतलब उसका अध्ययन बंद कर देना चाहिए, प्रैक्टिस बंद कर देना चाहिए, मौत तो होना तय है, तो फिर बीमारी का इलाज करना क्या फायदा, एक दिन तो जाना है। तो ऐसे नहीं होगा। देखिए है क्या, कोई भी शास्त्र जब बनता है तो उसका मूल उद्देश्य क्या होता है? एक उद्देश्य होगा हर शास्त्र का। जैसे चिकित्सा शास्त्र का शरीर विज्ञान, शरीर में जो स्वास्थ्य की आपकी जो कमी है उसको दूर करने के लिए हम लोग करते हैं। तो ऐसे में अगर हम लोग मान के चलिए कि शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र की बात, ये मानव कल्याण के लिए बना है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि प्रकाश दिखाने वाला शास्त्र है। तो आप अपने फ्यूचर को जब प्लान करते हैं, अपने जीवन को प्लानिंग करते हैं आगे भविष्य के लिए, तो उसमें एक राह दिखाने का काम ज्योतिष शास्त्र करता है। ज्योतिष शास्त्र चमत्कार की बात नहीं करता है। आपके कुंडली के अनुसार ये जो 9 ग्रह हैं और जो आपकी कुंडली के 12 खाने होते हैं, ये इसको ऐसे हम लोग बोलते हैं कि ये आपका प्रारब्ध है, पूर्व जन्म के कर्मों का फलाफल है कि आप उसी घर में आए, उसी वक्त आए, ना थोड़ा पहले आए ना थोड़ा बाद में आए, और वो ग्रह स्थिति लेके आए, और उसके अनुसार उन 9 ग्रहों का प्रभाव आप जीवन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देखते हैं, शुभ अशुभ और तटस्थ के रूप में। ठीक है, सही। तो अब कहीं पे आप जैसे चिकित्सा शास्त्र की बात करें, आपके शरीर में पेनक्रियाज काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन बनना बंद हो गया, तो आप क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं इंसुलिन, या दवा के रूप में खाते हैं, परहेज करते हैं। वैसे ही ज्योतिष शास्त्र में भी हम लोग क्या करते हैं कि आपके जीवन के हर पहलू की प्लानिंग करते हैं, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे आपका व्यवहार है, आपकी आजीविका है। ज्योतिष शास्त्र में ये मान्यता है कि हम लोग जो जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं उनको इसमें अध्ययन करते हैं, उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को क्लियर करते हैं, और अकॉर्डिंगली हम लोग उसमें उसको हेल्प करते हैं, बदलने के लिए वो प्रक्रिया देते हैं। उसमें एक जो माध्यम होता है पूजा पाठ होता है, एक होता है जो चैरिटी होता है, और एक होता है जो हम लोग रत्न की बात करते हैं। रत्नों की जहाँ तक बात है तो उसको आप कलर थेरेपी से जोड़ के चलिए। देखिए रत्नों से चमत्कार नहीं होता है। एक ज्योतिषी होने के नाते अगर मेरे से आप पूछेंगे कि भाग्य और कर्म में, फिर तो भाग्य की बात होगी तो कर्म तो कहीं बात ही नहीं आया इसमें। कर्म और भाग्य दोनों का तो चाह और संकल्प की तरह मैं उसमें ऐसे क्लियर करूंगा कि 99% वर्क है, 1% फेट है, भाग्य है। इसी 1% की मैनेजमेंट के लिए आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, बस तो वो सर्वबुद्धि हो जाती है। और वो 1% डिटरमिन फैक्टर है। वो 1% नहीं मिलेगा तो आप 1 नंबर से बाहर हैं, और जिसके फेवर में वो 1 नंबर से सेलेक्टेड है, बस ये अंतर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ आपकी कुंडली की जो ग्रह दशा देखते हैं उसके आधार पे, ग्रह योगों के आधार पे ये जानकारी देते हैं कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं, ये समय शुभ है, ये समय अशुभ है, ये समय स्वास्थ्य की इन समस्याओं से आप सामना करना पड़ सकता है। तो आप एक प्लानिंग करते हैं, अपने फ्यूचर प्लानिंग का जैसे 1000 तरीका है आपके पास, उनमें से एक ज्योतिष शास्त्र है। तो इसका फायदा क्या होगा? मान लीजिए आपका समय बचेगा, आपका धन बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी, सब आपका बचेगा। और मेरा तो मानना है कि विज्ञान, मॉडर्न साइंस और एस्ट्रोलॉजी अगर मिल के काम करे तो शायद सिर्फ देश का नहीं, पूरी दुनिया का एक तरह से डेवलप कर गया है ज्योतिष। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि अपने एम्प्लॉय का कुंडली लेती है, उनके ज्योतिष होते हैं और वो मिलान कर करके ही वो चलाते हैं। जानकारी बिल्कुल सटीक है। ये अभी से नहीं, राजा महाराजाओं के समय से चला रहा। जब नवरत्न की बात आती थी ना, तो उसमें एक ज्योतिष भी हुआ करता था। वेदों के 6 अंग हैं, उसमें से ज्योतिष शास्त्र को वेद का नेत्र कहा गया है।
जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख सकता है, इसलिए इसको नेत्र का स्थान दिया गया है। 6 अंगों में एक अंग है ज्योतिष, और उसे नेत्र के, मतलब इसका मतलब ये तीनों देख सकता है। अच्छा, किसी की कुंडली नहीं रहती है, उसको कैसे हल किया जाता है, उनके समस्याओं को, या उनकी कुंडली कैसे बनाई जाती है? देखिए, जिसकी एक प्रश्न कुंडली जिसको बोलते हैं, वही है। जैसे जिसकी कुंडली नहीं होती है, अब ज्योतिष शास्त्र में भी अलग अलग विभाग हो गए हैं। तो उसमें से एक प्रश्न ज्योतिष होता है, एक मुहूर्त ज्योतिष होता है, एक जातक ज्योतिष होता है, जिसमें हम लोग नेटल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, इसमें कुंडली बना के देखते हैं। तो कुंडली तीनों में होगा, लेकिन प्रश्न कुंडली के माध्यम से जिसका कुछ भी जानकारी नहीं है, तो उसकी उस समय जिस वक्त वो ज्योतिषी से पहली दफा मिलता है, अपनी बातों को रखता है, उस समय जो लग्न और जो मुहूर्त व्यतीत हो रहा था उसको कागज पे लाते हैं, और उसमें से सूर्य और चंद्रमा क्लू देता है उसके प्रश्न की। तो उसके मन की बात उस वक्त पता चलती है। कुछ पास्ट को वेरीफाई करते हैं तो क्लियर होता है कि हाँ, ये मैच कर रहा है। अगर वो मैचिंग है तो फिर उससे उसका जवाब तो वो कितना % सही होता है? ये वैराई करता है, अलग अलग है। किसी के लिए सटीक, बिल्कुल सटीक बैठता है, और कई केसेस में वो नहीं भी बैठता है। लेकिन जन्म कुंडली की जहाँ तक बात है तो फिक्स्ड है। ने बताया था कि यहाँ रघुवर मुख्यमंत्री बनेंगे झारखंड में, और वो सच भी पाया गया। तो अभी तो चुनाव का माहौल है, क्या दिख रहा है भारत का भविष्य? ठीक बात है। देखिए, पिछली दफा भी जब चुनाव हुआ था 2014 में, तो ये प्रश्न पत्रकारों ने मेरे से पूछा था, तो हमने वो क्लियर बताया था कि भाई देखिए, इस बार तो नरेंद्र मोदी जी का चांस है, और चुनाव से पहले उसकी परेशानी मेरे वेबसाइट वगैरह पे पड़ी हुई है, फुल मेजोरिटी में आए, और पूरी तरह, मतलब ऐसी तो 20 साल 25 साल के बाद ऐसी तो देखिए, असल में क्या है कि अभी जो चुनाव हो रहा है, पीछे जो आप पूछे, तो उन लोगों की कुंडलियां मेरे पास थी, तो ये बताना आसान था कि दोनों कुंडलियों में कौन पावरफुल है, किसका समय सितारा चल रहा है, किसके सितारे ठीक नहीं चल रहे हैं। इनफैक्ट आपको तो याद होगा कि जब झारखंड का डिवीजन हुआ था, तब भी मैंने अखबारों में लिखा था कि ये मुहूर्त सही अच्छा नहीं है, और 12 से 14 साल लग जाएंगे होने में आपकी, क्योंकि वो जो मुहूर्त लिया गया था वो पाकिस्तान से मिलता जुलता मुहूर्त था। उसी आर्द्रा नक्षत्र में लिया गया था जिसमें पाकिस्तान ने 14 अगस्त 1947 को आज़ादी ली थी। तो हमने उसकी मना की, लेकिन संयोग था ऐसा, क्योंकि वो संयोग इसलिए था कि बात तो मेरी हुई थी, मरंडी जी वगैरह से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि वो बिरसा मुंडा का जन्मदिन, हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी जो चुनाव हो रहा है देश में, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा ही चर्चा में है, प्रचार के अलावा एक नई दिशा मिलने वाली है देश को, और सन 2025 तक इसको स्थापित हो जाना है। जो देखिए, देश की कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है ना, भारत की जो कुंडली बनती है वो वृषभ लग्न। एक और इस पे एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं, आपके दर्शकों को शायद नहीं पता होगा, इसकी जानकारी नहीं होगी, कि भारत की आज़ादी जो है मिली नहीं है, आज़ादी ली गई है। 14/15 अगस्त की मध्य रात्रि को जो समय का जो चुनाव किया गया था, वो ज्योतिषियों से पूछ के किया गया था। देश के प्रसिद्ध ज्योतिर्विद थे पंडित सूर्य नारायण व्यास, जो उज्जैन वासी थे। उनकी बहुत अच्छा परिचय कहें तो राष्ट्रपति उस वक्त प्रथम तत्कालीन जो प्रधान राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनसे नेहरू जैसे बड़ी नज़दीकियाँ थी। तो उन्होंने बेसिकली वो मुहूर्त दिया था, और उसी मुहूर्त के आधार पे आज़ादी ली गई थी। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो अब उसी कुंडली के अनुसार जो बनती है देश की कुंडली, वेद साहब की जो कुंडली बनी थी, बिल्कुल उन्होंने जो दिया था मुहूर्त की रात को लीजिए, वृषभ लग्न, स्थिर लग्न है, पुष्य नक्षत्र, नक्षत्रों का राजा है, रात में 12 बजे के आसपास अभिजीत मुहूर्त होता है। और इसकी चर्चा अंग्रेजों ने अपने पुस्तक में की है कि रात में आज़ादी मांगी गई थी, मिली नहीं थी, मांगी गई थी। तो उसके आधार पे देश की जो कुंडली बनती है ना, हमारे देश की कुंडली में चंद्रमा की दशा चली, और चंद्रमा गजकेसरी योग में शामिल है। और अभी अगर देखें चुनाव के मद्देनजर, तो 2 पार्टियों और 2 पार्टी के बड़े लोग जो आमने सामने हैं, एक नरेंद्र भाई मोदी हैं, बिल्कुल, और एक राहुल जी हैं। एक कांग्रेस को लीड कर रहे हैं और दूसरे बीजेपी को। दोनों गठबंधन है, जैसे कह रहे हैं, दोनों गठबंधन है, लेकिन उसमें बड़ा चेहरा जो सामने है फाइट में। तो उस हिसाब से मोदी जी की कुंडली तुला लग्न और वृश्चिक राशि के, उनका अनुराधा नक्षत्र का जन्म है, चंद्रमा की दशा उनकी चल रही है। देश की भी कुंडली में चंद्रमा की दशा चल रही है। गजकेसरी योग कुंडली उनके में बना हुआ, देश में गजकेसरी योग बना हुआ, तो ये बहुत हद तक फेवरेबल हुआ। रही बात राहुल गांधी जी की, वो मिथुन लग्न के हैं और उनकी राशि भी वृश्चिक है, जो मोदी के। नक्षत्र अलग है, नक्षत्र इनका ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ नक्षत्र स्वामी बुध होता है।
तो इनकी कुंडली में मंगल की दशा लग रखी है और मंगल में गुरु लग रखा है। उधर मोदी जी की कुंडली में चंद्रमा में बुध लग रखा है। तो वो एक तरह से जो योग हमारे थे ना कुंडली में बने हुए हैं, उसके हिसाब से हम लोगों का राजयोग की समय चल रही है। इनकी कुंडली में संघर्ष योग कह सकते हैं। ये मार्केश ग्रह बृहस्पति उनकी कुंडली में, राहुल की कुंडली में बाधक ग्रह भी 7वें घर का मालिक बनता है उसकी वजह से। तो एक ऐसा दौर उनकी कुंडली में गजकेसरी योग है, तो राहुल जी की कुंडली में सकट योग है। सकट मतलब बार बार संकट की स्थिति पैदा करने वाला। तो आप इन दो कुंडलियों के आधार पर तो स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि अभी का समय एडवांटेज मोदी को दे सकते हैं आप, कि दोनों के कुंडलियों में जो मजबूत सितारे जिसके हैं वो नरेंद्र मोदी के हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अपर हैंड तो उनका 100% दिखाई देता है, और इन दोनों के हिसाब से अगर देखेंगे तो एनडीए लीड करती दिखाई दे रही है। नहीं, वो तो फैसला आने वाला है 23 तारीख को। 23 तारीख का क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, उस आधार पर भी परिणाम निकलेंगे। नहीं तो जो कंडीशंस ग्रहों की हमारी स्थिति में बन रखा है दो कुंडलियों के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो, क्योंकि दो बड़े दलों के दो बड़े लोगों का हमारे पास कुंडली है, उसमें अपर हैंड दिखता है उसका। तो जैसा कि आपने कहा और भी बाकी लोग हैं उसमें, 23 तारीख का मुहूर्त है, तो उसके आधार पे भी अगर हम लोग देखें तो अभी आप कम से कम तो बोल ही सकते हैं कि अपर हैंड नरेंद्र भाई मोदी बिल्कुल का। उनके अच्छा, जैसा वेद साहब की ने बनाया, सूर्यनारायण व्यास साहब ने बनाया, जी, तो उन्होंने भारत को बताया। तो ये भारत का भविष्य क्या दिखाई दे रहा है अभी? ठीक है, क्योंकि अभी तो हम लोग मुक्त नहीं हो पाए हैं, भूख, भ्रष्टाचार वगैरह वगैरह जो चीज़ होना चाहिए, सुकून और राम राज की जो कल्पना हम लोगों ने की है या जो हमारे पूर्वजों ने बताया है, वो क्या रामराज फिर दोबारा आ सकता है क्या? ऐसे वो एक परिकल्पना हो सकती है, अब वो संभव नहीं दिखता है। विविधताओं का देश है भारत, और पुराना जो हम लोग मानते रहे थे कि विविधताओं में एकता का देश है भारत। अभी जो समय चल रहा है, चंद्रमा की दशा लग रखी है भारत की कुंडली में, तो आप इसे ऐसे कहिए कि एक पुरानी कहावत है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो चंद्रमा की महादशा में वो सारी समस्याएं उठ के आएंगी जो इस देश की हो सकती है। तो उन समस्याओं का बेसिक जो कहते हैं जो है आधार सिर्फ अभी निकलने वाला है, और अंततः जो है समाधान इसके अगली दशा में आएगा। तो मान के चलिए कि ये जो अस्थिरता है, विविधता, ये खत्म होने वाले नहीं है, यानी ये चलती रहेगी, इसी में देश निरंतर प्रगति भी करता रहेगा। हाँ, पीछे के मुकाबले हमारा देश ज़्यादा तरक्की करता दिखाई दे रहा है। दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो जो सुपर पावर की श्रेणी में शब्द हम कहते हैं, हाँ हम उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। एक नई शुरुआत हम लोग मानेंगे मिल चुका है भारत को, और ये आगे बढ़ता दिख रहा, पीछे जाने की गुंजाइश नहीं दिख रही। जहाँ तक राजनीतिक विरोधाभास की बात है, ये जारी रहेगा। ये भारत का राजनीति है, लोकतंत्र है, इसमें आप कुछ भी संभव और कुछ भी असंभव देख सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक देश की ओवरऑल बात करें, तकनीक के क्षेत्र की बात करें, हम विज्ञान के क्षेत्र की बात करें, खेल के क्षेत्र की बात करें, हमारे युवाओं के आगे बढ़ने की बात करें, देश दुनिया में हमारे बौद्धिक क्षमता की बात करें, तो उसका लोहा भारत मनवाने वाला है। आने वाले वर्षों में भारत का जो तिरंगा है ना, हर जगह लहराता नजर आएगा। जी, संघर्ष जारी है भारत का, लेकिन तिरंगा विश्व में लहराएगा ही। ज्योतिर्विद समीर उपाध्याय जी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सनमार्ग लाइव में आने के लिए।